नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसके बाद गुजरात बॉर्डर से सटे मध्य प्रदेश में भी सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग चांदीपुरा वायरस की स्थिति की सतत निगरानी कर रहा है। राहत की बात यह है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में चांदीपुरा वायरस का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही जानकारी मिली है कि ITSP पोर्टल पर चांदीपुरा वायरस से जुड़ी सभी जानकारी और अपडेट मिल जाएंगे। वायरस की पहचान के लिए प्रदेश में सभी आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। चांदीपुरा वायरस AES यानी एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारणों में से एक है। चांदीपुरा वायरस संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ अलर्ट पर हैं। गुजरात के कई हिस्सों में इस वायरस ने पैर पसार लिए हैं। करीब एक महीने में गुजरात में संक्रमण के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के बाद वायरस मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी पहुंच चुका है और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि कई अन्य राज्य निगरानी पर हैं। इनमें खास तौर पर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश है, जहां चांदीपुरा संक्रमण को लेकर खास समीक्षा की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल होगा जिसमें डॉक्टर हैं और हम समझेंगे कि ये वायरस कितना खतरनाक है, इसकी पहचान कैसे की जाएगी, सावधानी के तौर पर आपको क्या कुछ बरतना है और कैसे आपको सावधान रहना है, क्योंकि जिन राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है उसमें मध्य प्रदेश भी है, जहां पर निगरानी बेहतर तरीके से रखी जा रही है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि मध्य प्रदेश में अभी तक मामले सामने आए नहीं हैं, पर जाहिर सी बात है कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, तो आपको भी थोड़ी बहुत सावधानी रखनी होगी। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही डॉक्टर प्रभाकर तिवारी CMHO भोपाल, डॉक्टर रोहित कपूर बाल रोग विशेषज्ञ, रीति जैन सेठ माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर थोड़ी देर में जुड़ेंगे और डॉक्टर रुचिता शर्मा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। सबसे पहले समझेंगे हम इस वायरस को कि ये क्या है, कैसे है, लेकिन अभी अपडेट क्या है। अमृतांशी, क्या कुछ चीजें चल रही हैं, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट मोड पर है, आप प्लीज एक बार संक्षेप में बता दें, उसके बाद हम अपने मेहमानों से भी सवाल लेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो चांदीपुरा जो वायरस है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं मक्खी या मच्छर के काटने से होता है। मुख्य लक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पर शरीर में बुखार आता है, इसके साथ ही मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में सूजन जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में एक भी चांदीपुरा वायरस का केस नहीं है। हालांकि हमारे साथ जो पैनल है वो बेहतर तरीके से समझाएगा कि ये वायरस क्या है। जो स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां की हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसको लेकर जो है वो निर्देश जारी किए हैं कि आने वाले जो सभी बॉर्डर्स हैं जो कि खासतौर से गुजरात इलाके से सटे हुए हैं, यहाँ पर सतत निगरानी बढ़ती जाए। मध्य प्रदेश का जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक केस नहीं है। गुजरात में हालांकि एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश के व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब देखिए जाहिर तौर पर बॉर्डर कई जो है वो प्रदेशों से लगी हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, ऐसे में यहाँ पर बॉर्डर्स पे सतत निगरानी रखने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ जो बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी निगरानी रखने की बात कही गई है। सभी स्वास्थ्य विभागों को, सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को जिलों के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इससे निपटने की तैयारी वो अपनी संपूर्ण रखें, पूरी तरीके से इंतजाम जो है वो करके रखे जाएं। और अगर कहीं पर भी हल्का भी जो है कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसको इस तरीके के लक्षण हो, या फिर इसके साथ ही साथ कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको जो है, क्योंकि देखिए बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है कि बुखार आ जाता है, तो अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसा अगर लक्षण या केस लगता है तो उसकी जानकारी तत्काल स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाए, जिससे कि जो इलाज है, जो सुविधा है वो मुहैया करवाई जा सके। इसके साथ ही निगरानी बनाई रखी जाए। इसके साथ ही जो आसपास के जिले हैं गुजरात बॉर्डर के, वहां पर जो है अगर कोई भी ऐसे केस आता है तो उसकी जल्द से जल्द जो है वो जानकारी पोर्टल पर भी अपडेट की जाएगी, जिससे कि वो जानकारी सिर्फ यहाँ भोपाल में ही नहीं बल्कि सभी पूरे प्रदेश भर में पहुंच जाएगी। क्या कुछ दिशा निर्देश रहेंगे, इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्र के दिशा निर्देश के हिसाब से यहाँ पर इलाज करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रभाकर तिवारी CMHO भोपाल, और इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोहित कपूर, बाल रोग विशेषज्ञ हैं,
कंसल्टेंट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और इसके साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर रुचिता शर्मा, इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट मेदांता। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों ही मेहमानों का। सबसे पहले प्रभाकर तिवारी जी, क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरीके से सावधानी सतर्कता बरती जा रही है और सावधानी के तौर पर आम लोगों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, कैसे पहचान इस मामले में की जाए, क्योंकि ये बिल्कुल नया है, अभी लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। देखिए, जैसा कि अभी अमृतांशी ने बताया, बिल्कुल सही, ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये सबसे पहले आइसोलेट हुआ था वर्षों पहले 1965 में चांदीपुरा विलेज में महाराष्ट्र के, और इसीलिए इसका नाम रखा गया था चांदीपुरा वायरस। और उस समय ये पाया गया था कि एक अननोन बीमारी के कारण, जिसमें मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारी थी, जिसे अभी एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम हम लोग बोल रहे हैं, और उसके कारण कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी। और उसके बाद जब इसका डिटेल निकाला गया तो एक वायरस इसके कॉज के तौर पर आइडेंटिफाई हुआ था, जिसको हम चांदीपुरा वायरस या CHPV भी कहते हैं। और जैसा कि अभी अमृतांशी ने बताया, इसके जो केसेस हैं वो मैक्सिमली जो है हमारे भारत देश के जो पश्चिम वाला हिस्सा, सदर्न हिस्सा और कुछ सेंट्रल पार्ट, यानी कि मोटे तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा केसेस गुजरात, राजस्थान, आंध्रा और महाराष्ट्र में इसके अभी तक देखे गए। और बात जहां तक रही फैलने की, बिल्कुल सही बताया गया कि एक सेक्सी फ्लाई होती है, एक मक्खी होती है, और दूसरा एडिस एजिप्शियाई मच्छर होता है, जो डेंगू का भी एक वाहक होता है। तो बेसिकली ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वाहक जनित रोग है। और उस वाहक जनित रोग के जो वाहक है वो डेंगू फैलाने वाला मच्छर है एजिप्शियाई और सेक्सी फ्लाई होती है, जिसके माध्यम से इनकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स रहती है उसमें ये वायरस रहता है, और उसके बाद जब ये जाता है मनुष्यों में तो मनुष्यों में बीमारी फैलाती है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अधिकतर इसके जो शिकार अभी तक पाए गए वो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, इसलिए बच्चों को इसके लिए स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरी चीज, इसके जैसे अभी अमृतांशी ने भी बताया कि जो लक्षण है, मोस्टली जो वायरल फीवर के लक्षण रहते हैं, बुखार के साथ कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम की, डायरिया की वो रहते हैं, लक्षण दिखाई दे सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इरिटेशन ऑफ ब्रेन या ब्रेन मेनिंजेस, यानी कि एन्सेफेलाइटिस, ब्रेन की सूजन, या जो मेनिंजेस यानी कि जो हमारे ब्रेन को कवर करता है, जो झिल्ली कवर करती है, उसके इरिटेशन के जो लक्षण है, जैसे कि फोटोफोबिया हो सकता है, गर्दन अकड़ना हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, ऑल्टर्न कॉन्शियसनेस हो सकती है, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। लकीली इसके केसेस अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं मिले। बिल्कुल, आपने सही बताया। और डॉक्टर रोहित कपूर साहब, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और CMHO प्रभाकर तिवारी जी ने बताया कि सबसे ज्यादा जो है वो सावधानी बरतने की जरूरत है बच्चों को लेकर। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से, क्योंकि बच्चे तो कुछ मासूम हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता कि क्या वजह है, तो किस तरीके से इसकी पहचान करें, किस तरीके से बच्चों को सावधान रहने के लिए बोले, या फिर शुरुआती दौर में क्या कुछ लक्षण हैं, कहाँ सावधानी बरतनी चाहिए खासकर बच्चों को लेकर? जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बेसिकली हाई ग्रेड फीवर होता है, सीजर लाइक एपिसोड हो सकता है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है, मतलब वो समझने की शक्ति थोड़ी इनकी इम्पेयर होने लगती है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स मतलब बच्चों में दिख सकते हैं। ऐसे केस के अंदर बच्चों को इमीडिएटली इमरजेंसी में ले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस के अंदर जो एंसेफ्लाइटिस हो सकता है या फिर एंसेफ्लोपैथी हो सकती है, वो किसी भी चीज के कारण हो सकती है। जब भी बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हो, एबनॉर्मल मूवमेंट्स कर रहा हो, या फिर वॉमिटिंग कर रहा हो, आई मूवमेंट डिविएशंस हो, मुंह से झाग आ रहे हो, एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो, बच्चे की समझ ना पा रहा बच्चा सराउंडिंग, तो ऐसे में इमरजेंसी ले जाकर एम्पेरिकल ट्रीटमेंट तो हमें स्टार्ट करना ही करना है, पर साथ के साथ हमें इस वायरस को भी भूलना नहीं है। तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में जनरली हम डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड तो हम करेंगे ही करेंगे जांच, पर साथ के साथ इसको भी भूलना नहीं है। तो हमें ऐसे केसेस में हमें एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को हमें मेंटेन करना पड़ता है, सीजर कंट्रोल रखना पड़ता है, ब्रेन के प्रेशर को कम करने की दवाइयां होती हैं वो देनी पड़ती है, जिससे कि सेंसोरियम मेंटेन रहे, क्योंकि ये बहुत फैटल वायरस है एक्चुअली। 42 to 72 आवर्स के अंदर अंदर द पर्सन कैन डाई। तो इमीडिएट इंट्राक्रेनियल प्रेशर लोअरिंग थिंग्स वी हैव टू हमें देनी होती हैं। सो ऐसे केस के अंदर PICU के अंदर एडमिट करके बच्चे को
वेंटिलेशन को अर्लियर हमें रेडी रखना पड़ेगा। साथ के साथ प्रेशर को, ब्रेन के प्रेशर को लोअरिंग एजेंट के साथ साथ के अलावा हमें बच्चे की सर्कुलेशन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। साथ के साथ सीजर मेडिसिन के साथ साथ सपोर्टिव केयर भी हमें बच्चे को देनी पड़ेगी। एम्पेरिकल मलेरिया का ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। एम्पेरिकल हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जो वायरस है वो एक एडिस इजिप्टी के से भी हो सकता है और सैंड फ्लाई से भी हो सकता है। तो डेंगू का भी इसके अंदर सोच समझ के हमें इन्वेस्टिगेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि ये कॉमन वेक्टर्स हैं। सो मेन चीज ये है कि हमें हिस्ट्री में भी पूछना पड़ेगा कि अगर फ्लैट्स में अगर पेशेंट्स रह रहे हैं उसमें क्रेविसेस हैं, वाटर कलेक्शन है, तो ऐसे में चांसेस डेंगू और इस तरीके के एंसेफेलाइटिस के बढ़ सकते हैं। अगर रूरल एरियाज हैं, हमें हिस्ट्री में पूछना पड़ेगा मदर और फादर से कि डंग एक्सपोजर तो नहीं है, कोई रूरल एरियाज में तो नहीं रहते जहाँ पे काउ डंग को अप्लाई करते हैं, क्योंकि सैंड फ्लाई जनरली काउ डंग के अंदर ब्रीड करती हैं। तो वहां पे ऐसे केसेस के अंदर जनरली जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है उनसे ये हिस्ट्री लेना बड़ा जरूरी है क्योंकि लोकेशन कहाँ से आ रहा है पेशेंट, सबसे बड़ी बात लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा कि हमें किस तरीके से इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस को टेक इन करना है। सो जो मेन चीज है वो हमें ब्रेन के प्रेशर को लोअर करने की दवाइयां देनी है क्योंकि ब्रेन के ऊपर अगर सूजन आ गई तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक बताया। डॉक्टर रुचिता शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? एक बड़ी चुनौती तो ये है कि अब तक किसी टीके की खोज नहीं हुई और फिलहाल इसका कोई खास इलाज भी नहीं है, जो हमें जानकारी मिली है। आप क्या कहेंगी, कहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है? सही, जैसा आपने कहा कि सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट है और लोगों में अवेयरनेस जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जितनी ज्यादा जो लोगों को जानकारी रहेगी कि कैसे हो सकता है उतना अच्छा हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले कि बच्चों को होता है, अभी डॉक्टर साहब लोगों ने बताया, और सैंड फ्लाई और मस्कीटो बॉर्न है, एडीज से हो सकता है। तो जो हम सावधानी बरतते हैं डेंगू में, लगभग सेम सावधानी है। जहां वाटर लॉगिंग हो रही है, गंदगी है, उसको सफाई रखें वहां पे, और अपने टाइम को ऐसा रखें कि स्पेशली सुबह और शाम के टाइम जब मच्छर थोड़े ज्यादा होते हैं, या जिस जगह एरिया में मच्छर है, जैसे अगर आप शाम को टहलने जा रहे हैं या बच्चे के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं या बच्चे स्कूल जब जा रहे होते हैं, उस समय स्पेशली ध्यान दें, कीटनाशक का उपयोग करें, बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के भेजें और स्कूल से बात करें इस बारे में कि हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के भेजना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग की यूनिफॉर्म ऐसी अलग होती है कि नहीं पहना सकते। घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और इस बात को समझे, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जो पीडियाट्रिशियन है उन्होंने समझाया कि क्या वार्निंग साइन है, कब आप समझ पाएंगे कि ये खतरनाक हो सकता है। क्योंकि बच्चे, कोई भी वायरल हो, फ्लू भी हो, तो बच्चों को जनरली हाई ग्रेड टेम्परेचर ही आता है। तो ऐसे कंडीशन में जिस एरिया में ये बीमारी फैली हुई है या नहीं भी फैली है, अगर फीवर तेज आ रहा है, बच्चे की समझ में अंतर है, थोड़ा डल लग रहा है, कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट या बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो इमीडिएटली सतर्क हो जाए और आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लें कि कुछ ये चीज, अब जैसे डेंगू में भी पेशेंट ऐसे प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन डेंगू भी बहुत खतरनाक है, सबको पता है। तो इस सीजन में स्पेशली नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में बोलूंगी कि इसमें सतर्कता ज्यादा बरते और जरा सा भी शक होने पे इमीडिएटली डॉक्टर के केयर में जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अर्ली जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं वो लाइफ सेविंग होता है। जैसे हम शुरुआत में हाइड्रेशन कंट्रोल करें, अपने ब्रेन के प्रेशर को बढ़ने ना दें, और जैसी जैसी बच्चे को जरूरत पड़ती है वो हम समय समय तक देते रहें, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से हम उनको बचा सकते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सपोर्ट कर दिया तो कोई भी वायरल इलनेस अपने एक टाइम के बाद वो उसका असर खत्म हो जाता है। तो उसी ड्यूरेशन में हमको पेशेंट को सपोर्ट देना होता है, जो लगभग 4 से 5 दिन का हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम टाइम से पहुंच जाएंगे और समय से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो हम बिल्कुल बचाया जा सकता है। हाँ, लेकिन मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, कई बार तो 56 to 70% तक रिपोर्ट हुआ है, लेकिन शायद अगर आप देखेंगे उसमें तो कई बार वो लोग लेट जाते भी हैं। तो अगर हम अवेयरनेस बढ़ाएं, ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट करें तो बहुत अंतर आएगा। मेरा यही मैसेज है सबके। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है और जहां लगे कि कुछ मुश्किल है आपको डॉक्टर के पास जाना है। खुद उपचार करने की या इंतजार करने की न सोचिए, खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, बारिश के मौसम ने चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। अगर हम बात करें एरिया वाइज तो किस तरीके से क्या कुछ चीजें की जा रही है, अगर भोपाल की बात करें या पूरे सूबे की बात करें, और विभाग की तरफ से आप कितने तैयार हैं? देखिए, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है उनका सर्वेलेंस लगातार चलता रहता है, और एक तरह से अगर हम देखें ट्रेडिशनली जो जून का महीना है उसको हम मलेरिया माह के तौर पर मनाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जो सबसे पुरानी वेक्टर बॉर्न डिजीज हम लोगों के लिए नोन है वो मलेरिया है।
पर मलेरिया के साथ साथ डेंगू, चिकनगुनिया और इसको भी अगर हम शामिल कर लें तो उसके प्रिवेंशन की हम बात करना शुरू कर देते हैं जून से, क्योंकि ये सारी डिजीजेज, चाहे वो अभी नया हमने चांदीपुरा वायरस की बात सुनी हो, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, इनका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो मानसून सीजन में ही पड़ता है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो महीने रहते हैं वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहते हैं, क्योंकि उस समय जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि जल भराव काफी होता है। और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज के लिए हम देखें तो जो वेक्टर कंट्रोल है वो सबसे ज्यादा, सबसे इफेक्टिव रहता है। और उसके साथ साथ जो हमारे वेक्टर हैं, जैसे अभी मैडम ने एडिस इजिप्शियाई की बात की, अगर हम इस मच्छर की बात करें तो ये बड़ा यूनिक सा मच्छर है जो सबसे हमारे घरों के अंदर रहता है, साफ पानी पसंद करता है। इसकी जो उड़ान रहती है बहुत ज्यादा नहीं रहती, 100 मीटर से ज्यादा नहीं उड़ सकता। दूसरी चीज ये रहती है कि ये डे टाइम में काटता है, तो दिन में घरों के अंदर, बाहर दिन के समय जो है ऑफिसेज में और स्कूल्स में जहां पर बच्चे या बड़े हम लोग काम करते हैं, उन जगहों पर भी वेक्टर कंट्रोल उतना ही जरूरी है जितना कि हम घरों में करते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जहां तक बात इसके सर्विलेंस की है, सर्विलेंस के लिए IHIP पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, जिससे इसकी डेली रिपोर्टिंग और रियल टाइम रिपोर्टिंग न केवल इन डिजीजेस के सभी कम्युनिकेबल डिजीजेस की होती है, सभी जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होते हैं उनकी होती है। तो सरकार तो निगरानी रख रही है, पर उसके साथ साथ प्रिवेंशन के जो उपाय हैं वो सरकार के साथ हम लोगों को, जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो नगर निगम हो, ग्राम पंचायत हो, उनको और खुद हमको भी करना पड़ेगा, तभी हम लोग इनको कंट्रोल कर पाएंगे। और जैसा कि बार बार अल्टीमेटली बात इसमें आ रही है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन है। और अगर ट्रीटमेंट करना है तो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं उसका बेस्ट प्रिवेंशन जो हो सकता है वो वेक्टर कंट्रोल। बिल्कुल। अब डॉक्टर रोहित कपूर साहब, आप क्या कहेंगे? बच्चों को लेकर सबसे ज़्यादा सावधानी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम से अगर हम समझें कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, उन्हें अगर ये मच्छर जो है काटता है, या अगर उनमें ऐसी मुश्किल आती है, या फिर 0 to 5 और 5 से 10 साल, 10 से 15 साल के बच्चों को लेकर रिस्क समझें, या वहाँ सावधानी या वहाँ लक्षण की हम बात करें, तो किस तरीके से, क्या कहेंगे आप? अगर मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ, सबसे पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर इफ उसको मतलब द सैंड फ्लाई ने मतलब बिट कर लिया है और इस तरह के लक्षण मतलब प्रेग्नेंट वुमेन में आ रहे हैं, सो ऐसे केस में एक्चुअली ये वायरस है। वायरस में एक्चुअली वायरल सिंड्रोम लाइक फीचर्स प्रेग्नेंट मदर में दिखेंगे, जैसे कोई रैश या फिर एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो सकते हैं, सीजर्स या फीवर लाइक थिंग्स मतलब हो सकती हैं, फीवर हो सकता है, क्योंकि ये वायरस है। बैरिमिया के ड्यूरिंग ये प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है बच्चों में, मतलब जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसमें जा सकता है। पर इसका जो डाटा है वो अभी भी स्टिल इवॉल्विंग है, वो अभी डाटा आया नहीं है कि बच्चों के ऊपर आगे इस तरीके का मस्तक पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इसका डाटा हमारे पास अभी है नहीं। सो अनबॉर्न चाइल्ड का जो डाटा ना होने के वजह से हम ये नहीं बता सकते कि बच्चा जब बॉर्न होगा तो किस तरीके के उसके अंदर लक्षण दिखेंगे, क्या उसका ब्रेन का साइज छोटा होगा या उतना ही होगा, या बच्चे में सीजर की टेंडेंसी होगी या नहीं होगी, ये डाटा अभी भी इवॉल्विंग है। मेनली ये जो बीमारी है वो बच्चों की बीमारी है जिसके अंदर एंसेफ्लाइटिस लाइक फीचर्स और एंसेफ्लोपैथी लाइक फीचर्स होते हैं। एंड मेनली ये इसके अंदर जैसे कि सपोर्टिव केयर हम बच्चों में करते हैं, उसी तरीके से जो प्रेग्नेंट मदर भी होगी उसके अंदर भी हमें सपोर्टिव केयर ही करनी होगी, जैसे कि फ्लूइड्स देने होंगे, हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इंट्राक्रैनियल ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्रेन के प्रेशर को लोअरिंग एजेंट्स मतलब देने पड़ेंगे। सो मेनली हम कह नहीं सकते कि किस तरीके से सिम्टम्स प्रेग्नेंट वुमेन में इवॉल्व होंगे या फिर अनबॉर्न चाइल्ड में इन्वॉल्व होंगे, बट बहुत सिग्निफिकेंट इलनेस है ये, और हो सकता है कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकता है इस केस के अंदर, अगर मदर इज प्रेग्नेंट एंड शी डेवलप्स इस तरीके की इलनेस। सो डाटा इज इवॉल्विंग बट इट इज अ वेरी लीदल इलनेस इन प्रेगनेंसी। अब अगर 5 से 10 साल के बच्चों की उम्र में देखा जाए तो उसमें यह पाया जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर सबसे पहले चेंज होता है, बुखार बहुत ज्यादा आता है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स उनको हो सकते हैं, और एप्रोप्रिएट बातें नहीं करते बच्चे, उनकी सेंसोरियम इफेक्ट हो जाता है। इसलिए इमरजेंसी में जाकर इमीडिएटली बच्चों को आईसीयू सपोर्ट देना चाहिए, इमीडिएटली ऑक्सीजन, एयरवे, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, फ्लूइड्स, ब्रेन का प्रेशर, जैसे मैनिटोल नाम की दवाई होती है, डायमॉक्स, ग्लिसरॉल, इस तरह की दवाइयां देकर उनका प्रेशर को कम करना इमीडिएटली जरूरी होती है, क्योंकि इसकी फैटेलिटी 56 to 73
100% फर्टिलिटी है, ऐसे जैसे कि बताया गया अभी डॉक्टर साहब ने। सो इमीडिएट इज लोअरिंग द ब्रेन का प्रेशर, और सारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। जैसे रीज सिंड्रोम होता है उसी तरीके की बिल्कुल इलनेस है, एक्यूट एन्सेफेलोपैथी होती है, जैसे कि किसी वायरल इलनेस में किसी ने एस्पिरिन ले लिया, उसी तरीके की बिल्कुल इलनेस होती है। इसके अंदर बहुत जल्दी बच्चा डिटेरियोरेट होता है। तो मेनली सपोर्टिव केयर, सीजर कंट्रोल ही इसके अंदर मैनेजमेंट है, और हल्के हल्के इलनेस सबसाइड कर जाती है टाइम के साथ साथ। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सावधानी, सतर्कता और आप जागरूक हैं, आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बेहतर है। डॉक्टर रुचिता शर्मा जी, एक हम ये समझना चाहेंगे, आमतौर पर हमारे प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं, बारिश का मौसम भी है, जो लोग जिला मुख्यालय या राजधानी में नहीं पहुंच पाते, तो शुरुआती दौर में वे क्या कर सकते हैं? अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें हैं, तो शुरुआती दौर में 2-4 घंटों के लिए या 12 घंटों के लिए, 24 घंटों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? या वे स्थानीय किसी निजी अस्पताल में जाते हैं या किसी जगह पर जाते हैं जहां पर सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, तो वहां पर किस तरीके से शुरुआती वक्त में किया जा सकता है? सवाल है, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में फैसिलिटी जो है हेल्थ की बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में कहीं ना कहीं लैकिंग होती है और अवेयरनेस भी नहीं होती। ऐसे केसेस में जब ऐसा शक हो कि तेज बुखार है, बल्कि मैं तो कहूंगी सिर्फ इस केस में नहीं, किसी भी वायरल इलनेस में अगर बहुत तेज बुखार है, तो स्पेशली इस मानसून के सीजन में ये 2-3 बातों का ख्याल रखिए। जब भी आपको तेज बुखार आता है तो सिर्फ पैरासीटामोल लीजिए, कभी भी कॉम्बिफ्लेम या एनिसेट दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई इलनेसेस जैसे डेंगू या और भी है जिसमें प्लेटलेट लेवल कम हो सकता है। तो शुरुआत से ही जब भी हाई ग्रेड फीवर हो, उसको बहुत हाई ग्रेड ना आने दें, पट्टी करें, और जब बुखार तेज हो जाए तो पैरासीटामोल दें, जिसको आप 4 से 6 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। तो बहुत देर वेट नहीं करना है, बुखार को चढ़ने नहीं देना है। अगर बुखार ज्यादा हो जाता है तो कई बार बहुत पैनिक भी होता है और उसका ब्रेन पे असर भी होता है। समय समय पे पैरासीटामोल दें और पट्टी करें ताकि टेम्परेचर लोअर रखें। हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें, हाइड्रेशन, पानी पीता रहे बच्चा, बात करता रहे आपसे, और यूरिन आउटपुट पे नजर रखिए। अगर जैसे आप बिजी हैं, बच्चे को बुखार है, बच्चा भी लेटा हुआ है कंबल ओढ़ के, किसी ने ध्यान नहीं दिया और 6-7 घंटे निकल गए, उसने यूरिन पास नहीं किया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है। अगर बच्चे को तेज बुखार है तो हाइड्रेशन का आप सिर्फ यूरिन से ही पता कर सकते हैं, घर पे ज्यादा और कोई तरीका नहीं होता। लेकिन कुछ और भी तरीके हैं, जैसे आंखें अगर धसी हुई लगे या बच्चा बहुत मुरझाया हुआ सा लगे, तो ये भी एक क्लू देता है। तो हाइड्रेशन का ख्याल रखें, बच्चे को रेस्ट करने दें, आराम करने दें, लेकिन बीच बीच में बात करते रहें। और अगर वो खाने की स्थिति में है, उल्टी नहीं हो रहा है, तो उसको उठा के बैठा के ही खाना खिलाएं, लेटे लेटे खाना ना खिलाएं। और उसके बाद जितनी जल्दी आप पहुंच सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटी आपको मिल सकती है, उसके लिए अग्रसर रहना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा डॉक्टर प्रभाकर दी। वक्त कम है और सवाल कई हैं, पर खास 3 सवाल हम आपसे संक्षेप में समझना चाहेंगे। आप तैयार हैं, पर चुनौतियां कहाँ हैं? अगर हम बात करें क्योंकि जो है बहुत सारी मुश्किलें आती हैं स्वास्थ्य विभाग के सामने, कहीं सड़क ही नहीं है, कहीं कुछ और चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों के तौर पर आप क्या देखते हैं? इसके साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कुछ लोग जागरूक हैं, तो क्या वे टेस्ट करा सकते हैं अगर उन्हें लगता है? कौन सा उन्हें टेस्ट कराना है? और बच्चों की बात हो गई, बुजुर्गों को कितनी सावधानी बरतनी, क्या वे भी हाई रिस्क वाले जोन में हैं या उनके लिए हम कम समझ सकते हैं इसे? देखिए, तीनों चीजों को अगर कहें तो बात अगर तैयारी की है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे भी मानसून के सीजन में जो हमारे रिमोट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और इवन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, वहां तक हम लोग एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल करवाते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी सरकारों ने, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, इवन एट द केस ऑफ इमरजेंसी एयरलिफ्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। तो जैसे मैडम अभी कह रही थी, अगर हमारे यहाँ रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई पेशेंट है, तो इवन गवर्नमेंट उन पेशेंट्स को एयरलिफ्ट करके बड़े शहरों में, चाहे वो बात भोपाल की हो या मुंबई दिल्ली की हो या इवन इंदौर की हो, वहां पर शिफ्ट करवाया जा सकता है। दूसरी चीज जो आपने कही कि क्या वृद्धों को भी सावधानी रखनी चाहिए, तो आप अगर देखेंगे तो हमारी जितनी भी डिजीजेज हैं, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीजेज हो या दूसरी डिजीजेज हो, वो एक्सट्रीम ऑफ एजेस यानी कि हमारे सबसे छोटे बच्चे और हमारे वृद्धजनों को अफेक्ट करती हैं। तो निश्चित तौर पर जो केसेस हैं वो 15 साल से कम बच्चों को दिखाई दे रहे हैं, बट हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी उतनी ही सावधानी रखने की जरूरत है। और एक चीज और मैं रुचिका जी की बात में ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें।
अपने नजदीकी फैमिली फिजिशियन या जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि वो आपको उसकी दवाइयां दे सके। जैसे अभी मैडम ने बताया कि ऐसी मेडिसिन जो प्लेटलेट डाउन करती हैं या दूसरी एडवर्स इफेक्ट करती हैं, उनसे हम बच सके, तो सेल्फ मेडिकेशन से बचें। और रही बात सरकार की तैयारी, सरकार बिल्कुल तैयार। बिल्कुल आपने सही कहा। रोहित कपूर जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, बहुत लोग सावधानी के तौर पर छिड़काव या घर में सावधानी की बात करते हुए जानना चाहते हैं कि वे क्या कुछ कर सकते हैं। प्लीज सर शॉर्ट में। घर में जो लोग हैं वो जैसे वाटर कलेक्शन, जैसे डेंगू की प्रिवेंशन है, सेम इसकी प्रिवेंशन है एक्चुअली। सो मेनली वाटर कलेक्शन को अवॉइड करना है। क्रैक्स और क्रिविसेस को पूरा भरा होना चाहिए। कहीं पे भी किसी भी तरीके का जो स्टेगनेंट वाटर या फिर क्लीनलीनेस अगर मेंटेन नहीं है, जहाँ पे ये सैंड फ्लाइज मतलब वो करती हैं, ब्रीड करती हैं, वो जगह बिल्कुल एलिमिनेट होनी चाहिए। मेनली ये क्लीनलीनेस की डिसीज है। काउ डंग के अंदर जनरली जो सैंड फ्लाई होती है वो ब्रीड करती है। तो जनरली ट्राइबल पॉपुलेशंस को हमें टारगेट करना होगा और उनको हमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मतलब उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये बीमारी कैसे होती है, उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रिवेंशन करना है, उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा किस तरीके से वो प्रिवेंट कर सके। तो उन स्पेसिफिक पॉपुलेशंस को हमें टारगेट करना पड़ेगा जिनके अंदर ये कॉमनली मिल रही है, और जिससे कि इसका फैले ना, जिस तरीके से, जैसे कि बिल्कुल डेंगू वाले जो वो फ्लाई होती है उसकी वजह से हो सकता है, सैंड फ्लाई उनकी वजह से हो सकता है। तो क्लीनलीनेस इज द मेन थिंग। इंसेक्टिसाइड नेट्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज जो होते हैं वो, और जो रिपेलेंट क्रीम्स होती हैं वो उनका उपयोग करें। और एस्प्रिन नाम की जो गोली होती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, तो एस्प्रिन को अवॉइड करें, क्योंकि उससे री सिंड्रोम कभी कभी प्रेसिपिटेट हो सकता है, क्योंकि वो भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो कहीं ना कहीं इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है। रुचिता जी, एक शॉर्ट कमेंट प्लीज, वक्त कम है। बड़े हॉस्पिटल कितने तैयार हैं? और एक अहम सवाल ये कि गांव में या शहरों में भी बहुत सारे लोग पशुपालन करते हैं, तो वहां उन्हें कितनी सावधानी बरतनी है? प्लीज मैम शॉर्ट में। जी, बड़े हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार है। मैं कहूंगी जैसे हमारा हॉस्पिटल है लखनऊ में, तो ऐसी बीमारियों के लिए हमेशा हमें पहले सूचना मिल जाती है। हमें हर केस को गवर्नमेंट में रिपोर्ट करना होता है, जैसे अभी प्रभाकर सर ने बोला, तो बिल्कुल सही है। हम लोग हर केस को रिपोर्ट भी करते हैं टाइम पे, और जब केसेस बढ़ जाते हैं तो पूरी लिस्ट दी जाती है, और सरकार उसके हिसाब से हमेशा एक्शन भी लेती है। तो हमारी तैयारी पूरी है। अगर लखनऊ में ऐसे कोई केस रिपोर्ट होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, और आप लोगों के माध्यम से, यानी राजधानी और बड़े शहर जो हैं वो तैयार हैं, और जो लोग पशुपालन करते हैं उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और आपकी सावधानी, आपकी जागरूकता, ये सबसे बेहतर है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप सावधान हैं, जागरूक हैं और बचाव कर रहे हैं, तो आप सेफ हैं। पर अगर कहीं भी आपको महसूस होता है कि मुश्किल भरे हालात हैं, तो आपको चिकित्सकीय परामर्श लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, सीएमएचओ भोपाल, डॉक्टर रोहित कपूर साहब, बाल रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर रुचिता शर्मा जी, इंटरनल मेडिसिन मेदांता से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सावधानी और सतर्कता यही इलाज है, और अगर इसके बाद भी मुश्किल आती है तो आपको चिकित्सकीय परामर्श लेना बेहद आवश्यक है। हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।